हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां उनका कुत्ता भी भूखा ना रहे, भेज दें गेहूं। जी हां, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को लेकर आरएसएस नेता की भारत सरकार से सबसे बड़ी अपील बताएंगे। दोस्तों क्या कहा गया है पाकिस्तान को मदद को लेकर, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा आतंकियों को ठिकाना देने वाले देश को मिले सजा। जी हाँ, तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का समर्थन करते हैं, मानते कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ उनका कुत्ता भी भूखा ना रहे, कृपया भेज दें गेहूं। बता दें आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को लेकर आरएसएस नेता की भारत सरकार से की है ये अपील। जी हाँ, पाकिस्तान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। देश में महंगाई 30% के करीब जा पहुंची है। आटा 250 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की भारत मदद करेगा। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भारत सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान मदद भी मांगे तो भी भारत को मदद करनी चाहिए। सरकार ध्यान रखे कि उनका कुत्ता भी भूखा ना मरे। कृष्ण गोपाल ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत को 10 से 20 लाख टन गेहूं पाकिस्तान भेजना चाहिए। भारत सरकार पड़ोसी धर्म का निर्वाह करे। कृष्ण गोपाल ने पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि दुख होता है ये सब देखकर, लोग खाने के सामान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज से 70 साल पहले हम एक ही थे। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि इतनी दूरी का क्या लाभ है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका कुत्ता भी भूखा नहीं मरना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान की आर्थिक संकट पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने टिप्पणी करके कहा था कि कोई भी देश कभी भी मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। उन्होंने गंभीर आर्थिक संकट में जूझ रहे श्रीलंका की मदद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। ऐसे में दोस्तों जयशंकर जी का बयान और इस आरएसएस नेता का बयान दोस्तों काफी ज्यादा अलग विपरीत होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय इस पर राय होने वाली है दोस्तों, क्योंकि भारत मदद करने को मदद कर दे, लेकिन क्या भारत इसीलिए मदद करेगी कल को वो लोग भोजन करके भारत के खिलाफ ही खड़े हो जाएं? इस पर आपकी निजी राय तो बनती है दोस्तों। बहुत बड़ा और सीरियस ये मुद्दा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो को जितनी ज्यादा आज हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। बात करते हैं एक और खबर की, जहां भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा आतंकियों को ठिकाना देने वाले देश को मिलनी चाहिए सजा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान को उसकी आतंकी करतूतों पर जमकर लताड़ लगाई। भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान को आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह और जन्नत बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के मंच से उसे एक बार फिर शर्मिंदा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अपने जवाब का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान को केवल खुद को और अपने पिछले कर्मों और कामों के रिकॉर्ड को एक देश के रूप में देखना है जो आतंकवादियों को शरण देने के साथ उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराता है, और ऐसा वो बेखौफ और दुनिया की फिक्र से बेपरवाह होकर करता है। इसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जाता है। जी हाँ, भारतीय अधिकारी प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान के डेलीगेशन को जवाब देने के अधिकार का उल्लेख करने की भी सलाह दी, जिसका उपयोग भारत ने अतीत में किया है। माथुर ने कहा, मैं ये कहने के लिए इस मंच का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के शरारती उकसावे का जवाब न देने का विकल्प चुना है। हम पाकिस्तानी प्रतिनिधि को सलाह देंगे कि वो उन अधिकारों के रिकॉर्ड्स के संदर्भों को ध्यान से देखें जो हमने पहले अतीत में उनके लिए प्रयोग किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दक्षिण चीन सागर विवाद के बीच भारत का बड़ा कदम, पहली बार इंडोनेशिया में डॉक की सबमरीन। बताते दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का कई आसियान देशों के साथ विवाद चल रहा है। इस बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार अपनी सबमरीन इंडोनेशिया भेज दी है। आपको बता दें कि भारतीय सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी भारत की नीति आसियान देशों में कूटनीतिक और सैन्य पहुंच को बढ़ाने के तहत इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंची है। 3000 टन वजनी आईएनएस सिंधु केसरी बुधवार को सुंदा खाड़ी से होते हुए जकार्ता पहुंची। इंडोनेशिया की नौसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया नौसेना भारतीय सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी का जकार्ता में स्वागत करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा पहली बार है कि इतनी दूरी पर सबमरीन को तैनात किया गया है। इससे भारतीय नौसेना के पानी के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमताओं का सहज अंदाजा
लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय नौसेना को बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा इस प्रयास के लिए। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां नो लग्जरी कारें, नो 5 स्टार। पाकिस्तान के मंत्रियों पर भी कंगाली की मार। बता दे पाकिस्तान के आर्थिक संकट चरम पर है। जैसा कि शुरू में आपको बताया हमने, आटे से लेकर बिजली तक आम लोगों को तगड़े झटके दे रही है। 1947 में अस्तित्व में आने के बाद पाकिस्तान के हालात इस समय सबसे बुरे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के हताशापूर्ण प्रयासों के तहत कैबिनेट मंत्रियों और उनके सलाहकारों द्वारा वेतन न लेने तथा विदेश यात्रा के दौरान मंत्रियों के 5 सितारा होटल में न ठहरने जैसे मित बेवितिया के कई उपायों का ऐलान किया है। मंत्रियों को अब अपने स्वयं के बिजली, गैस और पानी के बिलों का भुगतान भी करना होगा। सरकार ने इन कटौतियों के जरिए सालाना 200 अरब रुपए बचाने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान के पास अब कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार शेष बचा है। अगर कोई मदद नहीं मिली तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। अतीत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की आस है। कर्ज की 9वीं समीक्षा पर समझौता होने के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर जारी होगा। IMF के कार्यक्रम के बहाल होने पर पाकिस्तान के लिए कर्ज पाने के और भी द्वार खुल जाएंगे। हालांकि जब तक IMF से लोन नहीं मिलता है तब तक पाकिस्तान को कुछ अन्य विकल्प तलाशने होंगे। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में न्यायपालिका पर खुलेआम जुबानी हमला। मरियम नवाज ने मंच से सुप्रीम कोर्ट के जजों को दे डाली धमकी। बता दें, दरअसल पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने खुले मंच से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर निशाना साधा है। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की भी खुलेआम आलोचना की और इमरान खान का परोक्ष समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इनके चेहरे ध्यान से देख लेने चाहिए, क्योंकि 2017 में नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर करने की इन्होंने ही साजिशें रची थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा संकट के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों पर खुले तौर पर हमला करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वो अपनी कई बातों के परिणाम झेलने के लिए तैयार है, लेकिन वो इनका पर्दाफाश किए बिना नहीं रहेंगी। मौजूदा चीफ जस्टिस अमर अदा बंदियाल पर निशाना साधते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अपने बेंच संबंधी काम करने के बजाय सरकार, चुनाव आयोग और राज्यपालों की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां हम मजबूत हैं, हम सभी को हरा देंगे। जी हां, वर्षगांठ के मौके पर बोले वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन रशिया ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की बौछार कर दी थी। बस यहीं से युद्ध का आगाज हुआ था। युद्ध के शुरुआती दिनों में कयास लगाया जाने लगा कि यूक्रेन रशिया के सामने बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन इसके उलट यूक्रेन मैदान में डटकर खड़ा रहा। युद्ध के वर्षगांठ के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दहाड़ लगाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि हम सभी को हरा देंगे। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि 1 साल पहले इसी दिन इसी जगह से सुबह 7 बजे के आसपास मैंने आपको एक संक्षिप्त बयान के साथ संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि हम मजबूत हैं, आज भी हम किसी भी चीज के लिए तैयार है और हम सभी को हरा देंगे, हमें कोई नहीं झुका सकता। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां यूक्रेन में स्थायी शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान से फिर एक बार दूर रहा अपना भारत। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप यूक्रेन में जल्द से जल्द व्यापक, न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति हासिल करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले प्रस्ताव पर भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में बृहस्पतिवार को अनुपस्थित रहा। यूक्रेन और उसके समर्थकों द्वारा लाए गए यूक्रेन में एक व्यापक, न्याय संगत और अस्थायी शांति अंतर्निहित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव को 193 सदस्यीय महासभा ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 141 और विरोध में 7 वोट पड़े। भारत उन 32 देशों में शामिल था जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां 1 मार्च को भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 1 मार्च को भारत आएंगे। वो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक बहुपक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास पर सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित होगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए भारतीय राजनेताओं, अफसरों से भी मुलाकात करेंगे और ये जानकारी अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से दी गई है। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा 28 फरवरी से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले वो कजाकिस्तान का दौरा 28 फरवरी को करेंगे। यहाँ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उज्बेकिस्तान का दौरा भी करेंगे। एंटनी 1 मार्च को भारत आएंगे। यहाँ वो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना एंटनी ब्लिंकन को बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।